हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ तो बेटा, हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे जो आपकी फ्लेमिंगो की जो दूसरी बुक है यानी कि पोइट्री। ये भी बुक बेटा आपके एग्जाम में 10 नंबर की आती है। तो मैंने आपको बताया था कि हम उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं बेटा जो एग्जाम में आपके ज़्यादा नंबर के आते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा नंबर को आप कंप्लीट कर लोगे तो छोटे नंबर तो आप पहले से ही कंप्लीट करते आ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ग्रामर का पोर्शन है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, सेंटेंसेस है, सिंटैक्स है, इन्हें आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो। ये आपके एग्जाम में 2-2 नंबर के आते हैं ना हो। ठीक, चलिए बेटा शुरू करते हैं और देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। यानी कि जो आपकी पहली पोएम है जिसे कमला दास ने लिखा है, माई मदर एट 66। माई मिस मेरी, मदर मिस माता जी एट 60, 66 साल की मेरी माता जी। कहा जाता है कि जब व्यक्ति 66 का हो जाता है, 66 साल का हो जाता है, तो उसका समय पूरा हो जाता है। जीने को व्यक्ति 200-200 साल तक जीते हैं, लेकिन फिर उसके बाद व्यक्ति कभी भी जा सकता है। यानी 66 के बाद व्यक्ति कभी भी जा सकता है, ऐसा मानना है फिलोसफियों का। ठीक, तो अब 66 की उनकी माताजी हो चुकी हैं। अब उनके दिमाग में एक ही बात है कि माताजी कभी भी जा सकती हैं उनको छोड़ के। और इसीलिए कवित्री क्या है बेटा, बड़ी दुखी हैं। जो कमला दास कवित्री हैं, पोइटेस हैं, वो बहुत दुखी हैं इस बात से। किस बात से? कि मेरी माताजी अब 66 साल की हो चुकी हैं, अब उनकी टिकट कभी भी बेटा कट सकती है। तो इस बात से परेशान हैं और अपनी परेशानी को व्यक्त करती हुई जा रही हैं। तो बड़े ध्यान से समझना है इसको। हो सकता है कि बेटा सन 2023 में ये आपको देखने को मिले। और मेरी बात याद रखनी है कि आपने कंटिन्यूअस 1 2 3, अगर इनको कंटिन्यूस याद कर लिया तो एक कोई नहीं रोक सकता है इसमें से बेटा। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। क्या बोलते हैं? स्मार्ट वर्क। यानी 1 2 3 कंप्लीट कर लीजिए, एक 100% मिल जाएगा। चलिए, अब हम तो बेटा आपको और पढ़ाएंगे। क्यों? कि हो सकता है कोई बच्चा चाहता है कि मैं तो, लेकिन मेरी बात को ध्यान रखना है, याद करना है कंटिन्यूअस। ऐसे नहीं कि पहला कर लिया, दूसरा छोड़ दिया, दूसरा तीसरा छोड़ दिया, फिर चौथा पांचवा इस तरह से कर लिया। नहीं, कंटिन्यूटी बनानी है बेटा, तभी आपको एक मिलेगा। क्योंकि एग्जामिनर भी बड़े हिसाब से पेपर बनाते हैं। वो पहले दूसरे तीसरे में से एक रखेंगे और जो बाकी के है उनमें से एक रखेंगे। यही क्रम होता है। पिछली बार भी यही हुआ था। ये 2 आए थे और लास्ट वाला आया था, सबसे लास्ट वाला। तो अब की बार लास्ट वाला तो आने का कोई चांसेस है ही नहीं, उससे पहले वाला आ सकता है, यानी कि 4th वाला, जिसे कहते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो इन चारों में से ही बेटा 3 आपको देखने को मिलेंगे। वो कौन से हो सकते हैं? पहला, दूसरा, चौथा हो सकता है, चौथा, तीसरा, पहला हो सकता है। इनमें से ही आपको मिलेंगे। मेरी बात समझ गए होंगे। चलिए बेटा शुरू करते हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ऐसे साफ साफ लिखोगे और उसके बाद लिखोगे बेटा इसको, द पोएम, कविता, माई मदर एट 66। कौन सी पोएम? माई मदर एट 66 जो पोएम है, इज कंपोज्ड, रची गई है या लिखी गई है, कह सकते हैं, बाई कमला दास। किसके द्वारा लिखी है बेटा? कमला दास के द्वारा लिखी गई है या रची गई है, ऐसे कह सकते हैं। कंपोज में से रचना करना होता है और जो हमारी प्रोज होती है उसमें बेटा राइट आता है, लिखना आता है। तो कविताएं रची जाती हैं और कहानियां, निबंध, नाटक लिखे जाते हैं। बात समझ गए होंगे। कविताएं क्या होती हैं बेटा? रची जाती हैं और निबंध, नाटक क्या होते हैं? लिखे जाते हैं। ठीक, तो कंपोज में से रची गई है किसके द्वारा? कमला दास। तो कविता माई मदर एट 66 यानी पोएम माई मदर एट 66 रची गई है किसके द्वारा? जो पोइटेस है, हमारी कवित्री है कमला दास, उनके द्वारा रची गई है। आगे देखिए, मदर ऑफ द पोइटेस, मदर मिस माता, ऑफ मिस काकी के होता है किसकी माता? पोइटेस, कवित्री की माता जी या माँ। कवित्री की माँ इज पासिंग, गुजर रही हैं, थ्रू हर ओल्ड एज। किससे गुजर रही हैं? अपने बुढ़ापे से गुजर रही हैं, अपनी बूढ़ी अवस्था से गुजर रही हैं। यानी कि वही बात आ गई ना कि उनकी माताजी क्या है बेटा? अब बूढ़ी हो चुकी हैं।
तो वो किससे गुजर रही हैं? वो बुढ़ापे से गुजर रही हैं। शी फियर्स, वह डरती है, ऑफ लॉसिंग हर। सी माने वह, यहाँ किसके लिए? ये कवित्री के लिए आया सी, यानी कवित्री क्या होती है? डरती हैं, ऑफ लॉसिंग हर, उनके खोने से, कहीं वो खो ना जाएं। खोने से मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति कहीं दिल्ली में खो गया, बम्बई में खो गया, आगरा में खो गया, अलीगढ़ में, ऐसे खोने से मतलब नहीं है, यानी कि वो मर न जाएं। तो सी फियर्स, वह भयभीत है, वह डरी हुई है, वह डरती हैं, ऑफ लॉसिंग हर, अपनी माँ के खोने से डरती हैं। आगे देखिए, एंड फील्स, और महसूस करती हैं, डेट की हर मदर विल डाई वेरी सून, और महसूस करती हैं डेट की हर मदर, उसकी माताजी, विल मिस गागी ये होता है, डाई माने मर जाएंगे, वेरी सून माने बड़ी शीघ्र, बहुत जल्दी। तो क्या है? वह महसूस करती हैं कि उनकी माताजी शीघ्र ही मर जाएंगी, यानी कि बहुत जल्दी मर जाएंगी, ऐसा वो क्या कर रही हैं? फील कर रही हैं, ऐसा वो महसूस कर रही हैं। आगे देखिए बेटा, सी लुक्ड, सी माने वह, लुक्ड माने देखा, या उन्होंने देखा, या उसने देखा, आउट ऑफ हर कार, किससे? अपनी कार से बाहर देखा, ऑन द वे, कहां देखा? रास्ते की ओर, यानी कार में से बाहर रास्ते की ओर झांक रही हैं। अब क्यों झांक रही हैं, ये भी बात आगे आएगी, देख लीजिए। टू डाइवर्ट माने बदलने के लिए, हर अटेंशन, अपने ध्यान को, फ्रॉम हर फियर, अपने भय से, यानी उनके मन में जो डर सा लग रहा था कि मेरी माताजी 66 की हो चुकी हैं, 66 साल की हो चुकी हैं, अब वो जल्दी ही मर जाएंगी, तो उनके दिमाग में यही विचार बार बार आ रहे थे। इसीलिए वो अपने इस ध्यान को उस भय से हटाने के लिए, उस दुख से हटाने के लिए, अपने ध्यान को उस दुख से हटाने के लिए, भटकाने के लिए क्या कर रही थी? वो कार से बाहर देख रही थी दूसरी ओर। जैसे माताजी इधर बैठी हैं, वो कार चला रही हैं, तो वो इधर देख रही थी, इधर देख ही नहीं रही थी। क्यों? कि जब माताजी को चेहरे को देखती थी तो उन्हें उनका चेहरा कैसा नजर आता था? कैसा नजर आता था बेटा? मैंने पोइम पढ़ाई थी, बताइए कोई बच्चा, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन बच्चा ध्यान से पढ़ रहा है। तो एक बार बता दीजिए कि उनकी माँ का चेहरा कैसा दिख रहा था, कि कवित्री सोच रही थी कि, चलो बेटा मैं एक बार देखना चाहता हूं, देखता हूं कौन कौन बच्चा बताएगा सही से उनकी माँ का चेहरा कैसा दिख रहा था। बताइए बेटा कैसा दिख रहा था चेहरा? बिल्कुल सही कहा पूजा पाल बेटा, फॉर्म एंड पेल, यानी कि फीका और पीला दिख रहा था। ठीक, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही बताया। इसका मतलब बच्चों की चाहिए तैयारी अच्छी है, चलो अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चंद्रमा के समान, जैसा चंद्रमा ठंड के मौसम में दिखाई देता है, बिल्कुल बिल्कुल। काफी बच्चों को जानकारी है, सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। चलिए बेटा चलते हैं टॉपिक पर। ठीक, तो बेटा वो अपने ध्यान को अपनी माँ की तरफ से भटकाना चाहती थी, इसलिए कार में से बाहर देख रही थी। शी लुक्ड, उन्होंने देखा, उसने देखा, डैड लाइफ इज फुल ऑफ, उन्होंने देखा कि जो जीवन है वो भरा हुआ है, भरपूर है। किससे भरा हुआ है बेटा? एक्टिविटीज, क्रियाकलापों से, यानी जीवन किससे भरा हुआ है? एक्टिविटीज, क्रियाकलापों से भरा हुआ है। अब देखिए हमारा जीवन मान लीजिए, आपका जीवन मान लीजिए, सबका भरा हुआ है। सबके अगर व्यक्ति सोचे तो उसका समय बिल्कुल भी खाली नहीं है, तो सबका फिक्स है। सुबह जगना है, फ्रेश होना है, फिर पढ़ना है सुबह, उसके बाद फिर स्कूल की तैयारी, फिर स्कूल जाना, लौट के आके कुछ घर के काम करने हैं, फिर ट्यूशन जाना, फिर बहुत सारी, फिर शाम हो जाएगी, फिर सो जाना। यानी कि व्यक्ति का जीवन क्या है? पूरी तरह से किससे बेटा? क्रियाकलापों से भरा हुआ है, और किसी एक पार्टिकुलर का नहीं, सभी का भरा हुआ है। अब इसमें एक पोइम और आएगी बेटा, वो चाहता है कि जीवन में थोड़ा रुकिए, शांत रहिए, कुछ और सोचिए, ऐसी पोइम आएगी। ठीक, चलिए, तो क्या है? द यंग ट्रीज, यानी कि युवा पेड़,
अपीयर दिखाई दे रहे हैं, टू बी रनिंग दौड़ते हुए, फास्ट माने पीछे, यानी कि जो युवा पेड़ हैं वो पीछे तेजी से दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने फील किया होगा, कभी आप गए होंगे घूमने कि जो पेड़ होते हैं ऐसे लगता है कि पीछे दौड़ रहे हैं, वाहन हमारा आगे जा रहा है, गाड़ी हमारी आगे जाती जा रही है और वाहन ऐसे लगता है कि पीछे को पेड़ भाग रहे हैं। ठीक, चलिए बेटा आगे देखिए। चिल्ड्रन वर, बच्चे थे, क्या थे बेटा? वेरी हैप्पी, और बच्चे बड़े खुश थे। बच्चे जो रास्ते में खेल रहे थे बड़े खुश दिखाई दे रहे थे, और बच्चे तो हमेशा खुश ही रहते हैं। आफ्टर द एयरपोर्ट, यानी कि हवाई अड्डे पर, सिक्योरिटी चेक, सुरक्षा कर्मियों के चेकिंग करने के बाद, आफ्टर मीन्स बाद, द एयरपोर्ट हवाई अड्डे पर, सिक्योरिटी माने सुरक्षा कर्मी, चेक माने चेक करना होता है, जांच करना, यानी कि हवाई अड्डे पर सुरक्षा कर्मियों के जांच करने के बाद, द पोइटेज लुक्ड, कवित्री ने देखा, एट हर मदर, अपनी माँ को देखा, यानी कि जहां पर वो चेकिंग हुई थी, हवाई अड्डे पर चेकिंग हुई थी, सिक्योरिटी ने चेक किया था, कि हर जगह होती है चेकिंग, आपको पता होगा बेटा। तो चेक करने के बाद उन्होंने क्या दिखा? लुक्ड एट हर, अपनी माँ को देखा। हु वाज वीक, वो कैसी दिख रही थी? कमजोर दिख रही थी। एंड ब्रोकन इन हेल्थ, और उनका स्वास्थ्य कैसा करता? स्वास्थ्य टूटा हुआ, यानी टूटे हुए से मतलब क्या है कि ऐसा लग रहा था कि वो अब मर ही जाएंगी। ब्रोकन हेल्थ हम बेटा इसको बीमार भी कह सकते हैं, यानी वो कैसी लग रही थी? कमजोर और बीमार दिख रही थी। द पोएटेस हार्डली, कवित्री मुश्किल से, एक्सपेक्टेड, आशा कर पाती थी, यानी कवित्री सोच रही है कि मुश्किल से आशा महसूस, उनको ऐसा लग रहा था मुश्किल से कि टू सी हर अगेन, कि वो उनको फिर से देख पाएंगी या फिर नहीं, यानी कि कवित्री को ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अब जब दोबारा लौट के आऊंगी तो पता नहीं कि मेरी माँ मुझे जीवित मिलेगी या फिर नहीं मिलेंगी, ऐसा उनको महसूस हो रहा था। हिडिंग हर टीयर्स, अपने आंसुओं को छुपाते हुए, उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि जब ऐसी बातें उनके माइंड में आ रही थी कि मैं अब जा रही हूँ और मैं पता नहीं लौट के आऊँगी जब तक मेरी माँ जीवित रहेगी या नहीं रहेगी, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को बेटा क्या किया? छुपा लिया, हेडिंग कर लिया। तो क्या है? हेडिंग हर टी, अपने आंसू को छुपाते हुए, सी सैड, उसने कहा, आंसुओं को छुपाते उसने कहा, क्या कहा? सी यू सून अम्मा, क्या कहा? अम्मा, मम्मी, मदर, जो भी कहते हो, अम्मा मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगी, क्या कहा? कि मैं तुमसे जल्दी मिलूंगी। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, द मदर गॉट सेटिस्फैक्शन, मां को बड़ा संतोष हुआ। टू बिड द पोइटेस फेरेबल, कवित्री को विदा करते समय, कवित्री को विदा करते समय, और उनकी माँ को क्या हुआ? बड़ा सेटिस्फैक्शन मिला, बड़ा संतोष मिला, बड़ा आराम मिला, ऐसे कह सकते हो। लेकिन आपको तो सेटिस्फैक्शन ही याद करना है, कहने को इससे बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। ठीक, तो बेटा ये था आपका सेंट्रल आइडिया। अब मुझे बता दीजिए कि आपकी समझ में आ गया है या नहीं आया है, कोई दिक्कत है तो फिर मैं और बता देता हूं। चलिए बेटा एक बार इसको पढ़ लीजिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए बेटा इसका, और फिर आगे चलते हैं। स्मार्ट वर्क करना है बेटा। हाँ सही कहा हल्का बेटा, इतना तो होना चाहिए, एग्जाम का टाइम है, अगर एग्जाम टाइम पर ऐसा नहीं होगा तो कब होगा? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सेटिस्फैक्शन, संतोष मिला, सुकून मिला, संतोष कह सकते हैं, सुकून कह सकते हैं। चलिए बेटा क्लियर है।
ठीक, चलिए। तो बेटा ये आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आएगा, मैंने बता दिया है, फिर बता रहा हूँ एग्जाम में आपके ये 4 मार्क्स का आएगा, क्योंकि मैंने बताया था पोएट्री जो बुक है आपके एग्जाम में बेटा 10 नंबर की आती है। 6 मार्क्स का एक आपको स्टैंजा दिखाई देगा, स्टैंजा के नीचे 3 क्वेश्चन होंगे, उन 3 क्वेश्चनों के आंसर बेटा आपको उस स्टैंजा में से फाइंड करने होंगे, छांटने होंगे, देने होंगे। 6 नंबर का वो हो गया, 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया होता है, टोटल आपके 10 नंबर हो गए। चलिए आगे चलते हैं और फिर इसी तरह से देखते हैं। देखो बेटा दूसरा सेंट्रल आइडिया आ चुका है, और मेरी बात को ध्यान रखना है, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। मैं मानता हूँ क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, ज़्यादा नहीं, 3 तो सेंट्रल आइडिया आपको याद करने हैं। मेरी बात को ध्यान में रखते हुए कंटिन्यूटी बनानी है, कंटिन्यूटी बनानी है। कहने का मतलब है कि लगातार 3 याद होने चाहिए, बीच में गैपिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक, भली बाद वाले 2 को छोड़ देना, हमारा काम पढ़ाने का है, हम तो बेटा पढ़ाएंगे। क्योंकि ऐसा है कुछ बच्चे ये कहते हैं कि हम चौथा याद करेंगे या 5वां याद करेंगे, लेकिन मेरी बात को ध्यान में रखते हुए कंटिन्यूटी बनानी है, आपको लगातार ही याद करने हैं। चलिए बेटा अगला सेंटेंस देख लेते हैं। जो दूसरी पोएम है आपकी बेटा, राइट द सेंट्रल आइडिया, राइट मिस लिखिए द सेंट्रल आइडिया, केंद्र के मुख्य केंद्र बिंदु ऑफ द पोएम, यानी कविता के जो केंद्रतक बिंदु हैं, जो मुख्य बिंदु, उनको लिखिए। कौन सा है? एन एलिमेंट्री स्कूल, यानी कि एक प्राइमरी स्कूल क्लासरूम, प्राइमरी स्कूल की क्लास इन ए स्लम, या स्लम भी कहते हैं, जिसे कहते हैं झुग्गी झोपड़ियों, यानी झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं उनके एलिमेंट्री स्कूल की क्लास, एक क्लास के बारे में बताया गया बेटा इसमें। यानी कि जो हमारे कवि हैं वो स्कूल में गए थे उसमें, और वहाँ जाके उन्होंने इस चीज़ को देखा और फिर इसको एक्सप्रेस किया, इसका वर्णन किया कि क्या कंडीशन थी वहाँ की। जो लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, जो लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं उनकी कंडीशन क्या थी, तो उसके बारे में बताया है। अच्छा सेंट्रल आइडिया है बेटा, हो सकता है कि 2023 में आपको ये भी मिल जाए, तो आपको इसको भी बड़े ध्यान से समझना है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसको। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, देखिए इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट यानी कि कवि, इस कविता में कवि स्टीफन स्पेंडर, कौन है बेटा कवि, कौन है इसके? स्टीफन स्पेंडर, एक्सप्रेसेस बताते हैं या वर्णन करते हैं, क्या बताते हैं? द पिटिएबल कंडीशन, कैसी दयनीय दशा, दुखी दशा, ऑफ द पुअर चिल्ड्रन, यानी गरीब बच्चों की दयनीय दशा, ऑफ स्लम एरिया, कैसे? जो झुग्गी झोपड़ियों का जो क्षेत्र था, यानी झुग्गी झोपड़ियों के क्षेत्र में गरीब बच्चे जिनकी दयनीय दशा के बारे में क्या करते हैं, वो बताते हैं। या एक्सप्रेस में होता है वर्णन करना, क्या करना है बेटा? वर्णन करना। तो कह सकते हैं कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब बच्चे जिनकी दशा बड़ी दयनीय थी, कवि स्टीफन स्पेंडर उनका वर्णन करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। चलिए आगे देखिए। दे आर पुअर, वे क्या हैं? वे गरीब हैं। कैसे हैं? दे आर पुअर, वे गरीब हैं, वे निर्धन हैं, एंड इलिटरेट, और कैसे हैं? निरक्षर, अनपढ़, बिना पढ़े लिखे। तो वो लोग कैसे हैं? वो बच्चे कैसे हैं? दे आर पुअर, वे गरीब हैं, एंड इलिटरेट, और कैसे हैं बेटा? निरक्षर हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं। सो इसीलिए देयर कंडीशन, इसीलिए उनकी जो दशा है, इज वेरी मिजरेबल, बड़ी दयनीय है, बड़ी सोचनीय है। मिजरेबल क्या होता है बेटा? दयनीय, और सोचनीय भी कह सकते हैं बेटा इसको। सोचनीय कंडीशन ऐसी होती है, कोई भी कंडीशन मान लीजिए, यानी जिसको देखकर हमारे मन में कुछ चलने लगे, हमारे मन में कुछ आने लगे, उसी को कहते हैं। ठीक, चलिए जैसे कि कोई व्यक्ति फटे पुराने कपड़े पहन रहा है, उल्टे सीधे बाल हो रहे हैं उसके, उसे बॉडी का ध्यान नहीं है कि मेरी बॉडी की क्या कंडीशन है, एक पैर में चप्पल है, एक में चप्पल नहीं है, तो हमारा मन क्या सोचेगा? हमारा मन सोचेगा कि ये एक पागल व्यक्ति है, ये एक कैसा व्यक्ति है? ये एक पागल व्यक्ति है, ये एक मैडमैन है। थॉट आया नहीं आएगा दिमाग में? वही कंडीशन। द पोएट इज वेरी सैड, कभी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। द पोएट इज वेरी सैड, कभी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। टू सी माने देखकर, देयर पिटेबल कंडीशन, उनकी दयनीय दशा को, उनकी सोचनीय दशा को देखकर कभी बहुत ज़्यादा क्या है?
परेशान हैं या बहुत ज़्यादा दुखी हैं, एंड वांट्स और चाहते हैं दैट इट शुड बी चेंज, यानी कि उनका जो जीवन है वो बदलना चाहिए। यानी उनकी दशा को देखकर कभी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और वो चाहते हैं या उनकी इच्छा है कि इन लोगों का जीवन क्या होना चाहिए, इन लोगों का जीवन बदलना चाहिए। दे आर फिजिकली वेरी वीक, वे शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। हमने बेटा पोएम को जो पढ़ाया था आपने सुना होगा, हमने बहुत अच्छी तरह से इसका एक्सप्लेन किया था कि बच्चों की कैसी कंडीशन थी। घास के समान उनके बाल दिख रहे थे, चेहरे उनके पीले थे, शरीर उनका ऐसा था। पेपर बॉय, क्या कहा है उनको, पेपर बॉय कहा है बेटा। जैसे अखबार, पेपर माने अखबार होता है, पतला पतला, तो उनकी कंडीशन ऐसी बताई गई है। और ऐसा फील होता था जैसे कि किसी हड्डियों के ढांचे पर चमड़ा लपेट दिया गया हो, उनकी हड्डियां साफ दिखाई देती थी। कुल मिला के कहने कवि का भाव जो था कि बच्चे बहुत ज़्यादा वीक थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। ठीक, चलिए, तो दे आर फिजिकली वेरी वीक, वे शारीरिक रूप से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। द पोइट हैज़ कंसंट्रेट, द पोइट हैज़ कंसंट्रेट, कभी ध्यान दे चुके हैं, ध्यान देते हैं ऑन द थीम, विषय वस्तु पर, ऑफ द सोशल इनजस्टिस, कैसा जो सामाजिक अन्याय है। यानी कि कभी जो सामाजिक अन्याय है उसको ध्यान में रखते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। एंड क्लास इनक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज, अब क्वालिटी में समानता अगर होती है इसका मतलब होगा असमानताएं। तो इस वर्ग की जो असमानताएं थीं, क्या थी बेटा, असमानताएं जो थी इन दिस पोएम, इस कविता में, यानी इस कविता में इन लोगों की, इस वर्ग के लोगों की असमानताओं और सामाजिक अन्यायों के बारे में प्रकाश डाला गया है या फिर ध्यान दिया गया है। तो बात समझ गए होंगे बेटा इसको आप। चलिए आगे है, ट्रूली माने वास्तव में, स्लम चिल्ड्रन, जो झुग्गी झोंपड़ी वाले बच्चे थे, जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते थे, जो मलिन बस्तियों में रहते थे, जो गंदी बस्तियों में रहते थे। वास्तव में कौन से बच्चे, जो गरीब बस्तियों में रहते थे या झुग्गी झोंपड़ियों में रहते थे, मस्ट बी ट्रीटेड, मस्ट माने चाहिए, ट्रीटेड माने एज ए ह्यूमन बीइंग, किसकी तरह, उनके साथ भी एक मनुष्य की तरह, एक मनुष्य की तरह व्यवहार करना चाहिए। स्पीकिंग स्लम्स आर themselves हेल, और जो इस्लाम लोग हैं, इन लोगों की कहानी क्या है, इन लोगों का जीवन क्या है बेटा, वास्तव में क्या है, क्या है, हेल। हेल मीन्स क्या होता है, सभी जानते हैं, नर्क। क्या होता है बेटा, नर्क है। यानी इन लोगों की जो जीवन की कहानी है, जो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, वो वास्तव में क्या है बेटा, एक नरक के समान है। ठीक, चलिए बेटा एक बार पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। और फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा एक बार पढ़ लीजिए, फिर बता दीजिए क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। दीक्षा मौर्य बेटा क्लियर है, चलिए और बताइए बेटा। हाँ एक आध दो बच्चे को और देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बेटा क्लियर है, ठीक, बहुत अच्छे।
ठीक, संजना जी बेटा क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। ये बेटा आपका आ चुका है तीसरा। हाँ, तीसरा सेंट्रल आइडिया आ चुका है। चलिए बेटा, ठीक ठीक, अंजलि वर्मा, कोई समस्या नहीं है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत रहना होता है। क्या होता है बेटा? शांत रहना। और इस पोएम में भी बताया गया है कि शांत रहने से बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। बहुत ज़्यादा फायदा होता है शांत रहने से। अगर व्यक्ति काम ही करता रहेगा तो वो सिर्फ काम ही करता रह जाएगा। व्यक्ति को अपने कामों को छोड़कर थोड़ा अंतरा अवलोकन करना चाहिए, अपनी आत्मा के बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो भविष्य में सफल होगा या नहीं होगा। मुझे ऐसा काम करना चाहिए जो फ्यूचर में मुझसे लाभ मिलेगा उससे। तो व्यक्ति को अपनी आत्मा के बारे में सोचना चाहिए। इससे क्या होता है कि व्यक्ति को उन्नति करने का फायदा मिलता है और बॉडी को भी रिलैक्स मिलता है। इसने कवि ने उदाहरण भी बड़ा अच्छा दिया है बेटा इसमें कि जैसे पेड़ क्या करते हैं? पेड़ भी थोड़ा आराम लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब पतझड़ का मौसम आता है तो सारी पत्तियों को गिरा देते हैं। अब उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। फिर कुछ समय के बाद फिर से अपना काम शुरू करते हैं, नई पत्ती आती हैं। तो कवि ने कहा है कि व्यक्ति को भी इसी तरह से करना चाहिए, थोड़ा शांत रहना चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, अब आगे मुझे क्या करना है। तो उसका जो काम होगा बेटा वो सही होगा। और व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी काम को करता रहेगा तो उसे नुकसान पहुँचेगा। तो इस कविता का भाव यही है। चलिए बेटा अब देखते हैं इसको। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, तो तीसरी पोएम है बेटा ये। इसमें आपकी यहाँ पर बेटा 5 पोएम दी हुई हैं, लेकिन हमने आपको बताया था हम केवल 4 को ही डिस्कस करेंगे। स्मार्ट वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करना है बेटा आपको। चलिए, इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट पैब्लो नेरुडा, कवि जो हमारे पैब्लो नेरुडा हैं, इनवोक्स, बताते हैं, कहते हैं, प्रकाश डालते हैं द सिंबल ऑफ अर्थ, प्रतीक ऑफ किस चीज़ का? पृथ्वी का जो प्रतीक है उसके बारे में बताते हैं। दैट की लुक्स, दिखते हैं, स्टिल, कैसे दिखते हैं? शांत दिखते हैं, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर की ओर से। यानी कि पृथ्वी के प्रतीक के बारे में बताते हैं कि वो बाहर से जो लुक्स दिखते हैं, स्टिल कैसे दिखते हैं? शांत, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से बिल्कुल शांत दिखते हैं। बट लेकिन इट हैज इमेंस पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ विद इन इट। लेकिन इसमें क्या है? इसके पास बहुत सारी असीम, इमेंस मीन्स क्या होता है? असीम, पॉसिबल माने संभावनाएं, ऑफ द लाइफ, लेकिन इसमें जीवन की बहुत सारी असीम संभावनाएं शामिल हैं, असीम संभावनाएं मिली हुई हैं। ही वांट्स, वह चाहते हैं, टू अस, टू कीप साइलेंट, वे चाहते हैं कि अस, हम, टू कीप रहें, क्या रहें? साइलेंट रहें, यानी कि हम चुप रहें। एंड सस्पेंड, और क्या कर दें? स्थगित कर दें, रोक दें। क्या कर दें बेटा? रोक दें, या फिर स्थगित कर दें, स्थगित कर दें, रोक दें। ऑल द एक्टिविटीज, सभी क्रियाकलापों को, यानी जो भी हम कार्य कर रहे हैं
उन सभी क्रियाकलापों को क्या कर दें, रोक दें। फॉर ए व्हाइल, कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए, यानी जो भी हम क्रियाकलाप कर रहे हैं उनको सबको क्या कर दें, रोक दें। फिर से देखिए, ही वांट्स में चाहते हैं, आसमाने हम टू कीप साइलेंट, कैसे हो जाएं, बिल्कुल चुप हो जाएं। एंड सस्पेंड, और रोक दें, ऑल एक्टिविटीज, सभी क्रियाकलापों को फॉर ए व्हाइल, कुछ देर के लिए या कुछ समय के लिए रोक दें। सो दैट, मिस होता है ताकि, बी में इंटरस्पेक्ट, ताकि बी माने हम, में सकता है, सकते हैं, इंटरस्पेक्ट क्या कर सकें, अंतरावलोकन कर सकें, यानी अपनी आत्मा के अंदर झांक के देख सकें। एंड अंडरस्टैंड अवर सेल्फ, और अपने स्वयं के बारे में समझ सकें। क्या कर दें कि हमें कुछ देर के लिए क्या करना चाहिए बेटा, शांत रहना चाहिए, और जो भी हमारे क्रियाकलाप हैं उनको रोक देना चाहिए, ताकि हम अपनी जो आत्मा है उसका अंतरावलोकन कर सकें, हम अपनी आत्मा के अंदर झांक के देख सकें कि हम जो कह रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो गलत है या फिर सही है, और उसको ठीक प्रकार से समझ सकें। द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखा सकती है या पृथ्वी हमको शिक्षा दे सकती है। दैट की, वी नीड, हमें आवश्यकता है, रेस्ट, आराम की, टाइम, हमें आराम की आवश्यकता है, टू थिंक, सोचने के लिए, फॉर द ब्राइट फ्यूचर, उज्जवल भविष्य के। तो वी नीड, हमें आवश्यकता है, टू रेस्ट, टाइम, टू थिंक, फॉर द ब्राइट फ्यूचर, अपने उज्जवल भविष्य के लिए हमें सोचने की आवश्यकता है। तो ये चीज कौन देती है हमको, पृथ्वी हमको शिक्षा देती है। जिस तरह से वो अपने पत्तों को गिरा देती है, किससे कोई मतलब नहीं है, इसे अब वो कुछ समय बाद फिर से, तो इसी तरह से क्या करते हैं कि हमें भी आवश्यकता है कि हम रेस्ट टाइम, थोड़ा सा आराम लें और फिर सोचें, किसके लिए, फॉर द ब्राइट फ्यूचर, अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोचें। थोड़ा सा आराम लें कुछ समय के लिए और फिर अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोचें। द पोइट आस्क, कभी बताते हैं, कभी कहते हैं, अस माने हमसे, टू स्टॉप, रोक दें, क्या करें, रोक दें, कभी हमसे कहते हैं, कभी हमें बताते हैं, रोक दें। वार्स, किसको बेटा, युद्धों को रोक दो। हेट, घृणा करना रोक दो। पॉल्यूशन, प्रदूषण को रोक दो। किलिंग ऑफ एनिमल, जीव हत्याओं को रोक दो। एंड हंटिंग अवर सेल्फ, और स्वयं की हत्या को भी रोक दें। स्वयं की हत्या भी होती है, आपने देखा होगा, व्यक्ति स्वयं हत्या कर ले, जिसे हम सुसाइड कहते हैं, आत्महत्या कहते हैं। तो क्या है, व्यक्ति को, सभी को रोक देना चाहिए। किस चीज को रोक देना चाहिए, कभी बताते हैं आसमाने हमको, टू स्टॉप, रोक देना चाहिए। युद्ध जो हो रहे हैं, युद्धों को रोक दीजिए। हेट, घृणा करना छोड़ दीजिए। पॉल्यूशन, प्रदूषण को छोड़ दीजिए। किलिंग ऑफ एनिमल, जो जीव हत्या करते हैं, बहुत से लोग एनिमल को काटते हैं, तो वो जीव हत्या को भी हमें छोड़ देना चाहिए। और फिर सोचना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये जीव हत्या क्यों कर रहे हैं, युद्ध हम क्यों लड़ रहे हैं, प्रदूषण क्यों कर रहे हैं हम, और अपनी आत्महत्या स्वयं क्यों कर रहे हैं। तो इस चीज को क्या है, सब चीज को स्टॉप कर देना चाहिए। एंड स्पेयर सम टाइम टू गो डीप इनटू द सोल, और कुछ समय के लिए अपनी आत्मा के अंदर स्फीयर करना चाहिए, चरण करना चाहिए, अपनी आत्मा के अंदर जाके घूमना चाहिए। स्फीयर करना चाहिए, स्फीयर मींस क्या होता है, घूमना होता है, भ्रमण करना जिसे कहते हैं। तो अपनी आत्मा के अंदर जाके इस बारे में भ्रमण करना चाहिए, सोचना चाहिए। साइलेंस, चुप, इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज, यानी कि शांत रहना क्या है बेटा, यूनिवर्सल लैंग्वेज, एक सार्वभौमिक क्या है, एक सार्वभौमिक भाषा है। यानी कि चुप रहना, शांत रहना क्या है, एक सार्वभौमिक भाषा कही गई है। कैसी भाषा, ऐसी भाषा जो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल ट्रुथ, कभी गलत नहीं हो सकती है, हमेशा सही रहती है। विच, जो, विल चेंज, जो क्या करेगी बेटा,
जो बदल देगी, किस चीज को बदल देगी? बदल देगी अवर प्रोस्पेक्टिव एंड थिंकिंग। जो बदल देगी किस चीज को? हमारा जो भविष्य है, प्रोस्पेक्टिव हमारा जो भविष्य है, जिसे भविष्य लक्ष्मी कहते हैं, यानी हमारे भविष्य को बदल देगी। और किसको बदल देगी? थिंकिंग, जो हमारी सोच है। यानी कि चुप रहना एक ऐसी भाषा है जो हमारे भाग्य और हमारे विचारों को बदल देती है। ठीक, चलिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार इसको ध्यान से समझ के पढ़ लीजिए। वर्ड थोड़े टिपिकल हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इम्पोर्टेंट है बेटा, और हो सकता है कि आपको एग्जाम में दिखाई भी दे 2023 में। चलिए बेटा पढ़ लीजिए एक बार और फिर मुझे बताइए कोई समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर आगे चलते हैं। बीच बीच में बेटा वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। हाँ जी टिंकू कुमार जी, ऑल क्लियर, बहुत अच्छी बात बेटा, क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। चलो बेटा बिल्कुल करवाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, आप चिंता ना करें, आप बता दें, टॉपिक बता दें बस, क्लास बेटा उसी की होगी। आप सिर्फ टॉपिक बताएं बेटा, क्लास उसी की होगी, क्योंकि अब तक आपने हमारी मानी है बेटा, अब हम तुम्हारी मानेंगे। लेकिन आपको भी हमारी बात माननी पड़ेगी बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा। चलिए क्लियर है? नहीं बेटा, हम तो सबके रस्मी बेटा, सबके कमेंट देखते हैं, छूट गया होगा हो सकता है। बिल्कुल कामा सही कहा हमने, प्लेलिस्ट चेक करो, सब कुछ पढ़ा दिया है हमने, सिर्फ बेटा आपका देखना बाकी है। इस समय बेटा आपका रिवीजन चल रहा है, हर टॉपिक को हम बारी बारी से उठा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक क्लियर किया था, पूरा समझाया था बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद बेटा दूसरा टॉपिक हमने जो आपका सिंथेसिस का है उसको भी क्लियर कर दिया है। एक टॉपिक बेटा आपका ट्रांसफॉर्मेशन का बचा हुआ है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का और एक सिंटेक्स का, ये दो टॉपिक बचे हुए हैं मेरे हिसाब से बस अभी। कौन सा वाला? एक ट्रांसफॉर्मेशन का और एक सिंटेक्स का। सिर्फ ग्रामर में यही दो टॉपिकों का रिवीजन नहीं हुआ है, बाकी कोई टॉपिक ऐसा नहीं जो हमने उसका रिवीजन नहीं किया है। तो मेरी बात समझ गए होंगे। चलो ऐसी बात है तो बेटा हम जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है उसका भी आपको रिवीजन करा देंगे और जो सिंटेक्स है उसका भी रिवीजन करा देंगे। ठीक, सिंटेक्स में बेटा सारे जितने रूल हैं सबको डिस्कस करेंगे और उसकी एक्सरसाइज कराएंगे, जो बाकी आने के इच्छुक है उनको कराएंगे। और सिंटेक्स में जितने भी रूल हैं सबको डिस्कस करेंगे और फिर उसके जो मुख्य मुख्य वाक्य हैं एग्जाम में आ सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक, क्लियर है? चलिए बेटा, हाँ बिल्कुल बेटा सिंटेक्स की क्लास दी जाएगी, आपको परेशान नहीं होना है। देखो मैं आपको बता दूं एक बात, देखो अभी आपके पास समय है, आपका 24 तारीख का पेपर है, अभी आपके पास समय है। अगर मैं इस चीज़ को अभी से डिस्कस कर दूंगा तो फिर आपको जब तक एग्ज़ाम तक पहुंचोगे आपका रिवीजन मेरे हिसाब से फेल हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी हैं कि अगर जल्दी जल्दी उनको याद रखोगे तो नहीं तो वो भूल जाते हैं रूलों को। तो हम उसको भी डिस्कस कर देंगे, हमारे दिमाग में सब कुछ है बेटा, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, सिर्फ आपका काम पढ़ने का है, आप सिर्फ याद करते जाइए। ठीक, चलिए बेटा, ठीक, तो आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने। ये आ चुका है बेटा चौथा, हम बेटा 4 को ही डिस्कस करेंगे केवल, 5वां तो हम आपको सिर्फ दिखा देंगे, सही है ना, क्योंकि 4 में से ही आपको एक नहीं दो मिल जाएंगे, मेरी बात को याद रखना, एक नहीं 2 मिल जाएंगे। मैं तो एक, आप कह रहे हैं कि एक मिल जाए हमें एग्जाम में, और मैं कह रहा हूं कि आपने अगर 4 याद कर लिए कंटिन्यूअस तो बेटा आपको 2 मिलेंगे एग्जाम में, जिसमें आपकी 2 मिनट और खराब हो जाएंगी। वो किस कारण होंगी कि इसको करूं या फिर इसको करूं,
दूसरी पोएम को करूं या फिर पहली वाली पोएम का करूं या फिर चौथी पोएम का करूं। आपके 2 मिनट इसी थिंकिंग में खराब हो जाएंगी। नहीं तो क्या होता है, जब एक एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है याद करा हुआ, तो व्यक्ति उसको बहुत जल्दी सीधा उसका क्या होता है, नाम डाला, क्वेश्चन डाला, लिखना शुरू कर दिया। लेकिन जब 2 क्वेश्चन आ जाते हैं याद करे हुए, तो बेटा मैं आपको बता रहा हूं, आपकी 2-4 मिनट उसमें एक्स्ट्रा खर्च हो जाती हैं, क्योंकि व्यक्ति यही सोचता है यार पहले को कर दूं या फिर दूसरे को करूं। वो यही सोचता है कि ये मुझे ज़्यादा याद है, ये थोड़ा कम याद है, ये ज़्यादा याद है, ये कम याद है, तो 2-3 मिनट उसकी उसी में आपकी वेस्ट हो जाती हैं। ठीक, इसीलिए क्वेश्चन सिंगल ही आए तो व्यक्ति उसको पढ़ता है और लिखना शुरू कर देता है। ठीक, चलिए बेटा देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं, लास्ट है हमारे हिसाब से। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से लिख लीजिए बेटा इस पर 2023। तो क्या है बेटा, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग माने एक वस्तु, ऑफ ब्यूटी माने सुंदरता, सुंदरता की एक वस्तु। द पोएट जॉन कीट्स, कवि जॉन कीट्स, इन हिज पोएम अपनी कविता में, कवि जॉन कीट्स अपनी कविता में ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कौन सी बेटा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी कविता जो है इनकी बहुत अच्छी कविता है। हमने बेटा इसकी समरी बताई थी आपको बहुत अच्छी तरह से और आपने उसको याद भी कर लिया होगा। हाँ, फिर द पोएट जॉन कीट्स, कवि जॉन कीट्स इन हिज पोएम अपनी कविता में ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कौन सी कविता, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग माने वस्तु, ऑफ ब्यूटी माने सुंदरता की एक वस्तु, कविता में टेल्स बताते हैं, यानी कि कवि जॉन कीट्स अपनी ए थिंग ऑफ ब्यूटी कविता में हमको बताते हैं, क्या बताते हैं, यहाँ बेटा असवी लिख लेना, लिखा हुआ नहीं है, टेल्स अस, हमको बताते हैं दैट की द ब्यूटीफुल थिंग्स, यानी सुंदर वस्तुएं, द ब्यूटीफुल थिंग्स सुंदर वस्तुएं आर द सोर्स, क्या है बेटा, स्रोत्र हैं, क्या है, स्रोत्र हैं, ऑफ ग्रेट जॉय, किसका, बड़े आनंद का। यानी कि जो सुंदर वस्तुएं होती हैं वो बड़े आनंद का क्या है बेटा, स्रोत्र हैं, सोर्सेस हैं, क्या है, सोर्स मींस क्या होता है, स्रोत्र हैं। एंड हैप्पीनेस, और किसका, खुशी का, यानी कि किसका, बड़े आनंद और खुशी का क्या है, स्रोत्र हैं। कौन सी वस्तु है, ब्यूटीफुल। देयरफॉर मींस इसीलिए, ब्यूटीफुल थिंग्स सुंदर वस्तुएं, आर माने हैं, वर्थ माने बहुमूल्य या मूल्यवान, ट्रेजर मींस होता है खजाना, क्या होता है बेटा, खजाना। इसलिए जो सुंदर वस्तुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं बेटा, वो मूल्यवान खजाना होती हैं, मूल्यवान खजाना कह सकते हो या बेटा इसको धरोहर भी कह सकते हो आप, क्या कह सकते हैं, धरोहर। तो क्या है, जो सुंदर वस्तु है वो क्या है बेटा, मूल्यवान धरोहर है, मूल्यवान खजाना है। विद द पासिंग टाइम, विद द पासिंग टाइम, समय बीतने के साथ साथ, यानी जैसे समय बीतता जाता है, द स्वीट कलेक्शन ऑफ ब्यूटी बिकम मोर जॉयफुल, यानी कि जो सुंदर समूह होता है, कलेक्शन में समूह है, ऑफ ब्यूटी सुंदरता का जो कलेक्शन होता है, समूह होता है, बिकेम मोर जॉयफुल, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है बेटा, बहुत ज्यादा सुंदर बन जाता है। रिकलेक्शन, इसको बेटा हम स्मृतियां कह सकते हैं, चिन्ह भी कह सकते हैं, स्मृतियां। तो मधुर, स्वीट मीन्स क्या होता है, मधुर, स्मृतियां किसकी, सुंदरता की, यानी मधुर मधुर सुंदरता की जो स्मृतियां हैं बिकेम हो जाती है मोर जॉयफुल, बड़ी आनंददायक हो जाती हैं, बहुत ज्यादा आनंददायक हो जाती हैं। क्रिएशन ऑफ गॉड, भगवान का जो निर्माण है, भगवान ने जिस चीज को बनाया है, ईश्वर ने जिस चीज को बनाया है, प्रोवाइड हमको प्रदान करती हैं एनर्जी, क्या प्रदान करती हैं बेटा, हमको एनर्जी, शक्ति प्रदान करती हैं, एंड हैप्पीनेस, और
आनंद या खुशी प्रदान करती हैं। यानी भगवान की जो बनाई हुई चीज़ें हैं, भगवान ने जिन चीज़ों को बनाया है वो हमें क्या देती हैं बेटा, वो हमें आनंद देती हैं। पेड़ पौधे किसने बनाए हैं, भगवान ने बनाए हैं। कितना आनंद मिलता है, इनसे फल खाने मिलते हैं, छाया मिलती है। पानी किसने बनाया, भगवान ने बनाया, पीने से प्यास बुझ जाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भगवान ने हमको प्रोवाइड की हैं, उनको उपभोग करने से बेटा हमें बहुत ज़्यादा क्या मिलता है, शक्ति मिलती है। अब देखो, शक्ति फल भगवान ने बनाए, इनको खाते हैं, शक्ति मिलती है, हैप्पीनेस, और क्या मिलती है, खुशी मिलती है। आप कहोगे कि एनर्जी तो सर पार्ले जी से मिलती है, तो बेटा पार्ले जी भी किससे बनता है, अन्य जो भगवान ने बनाए हैं, अन्य जितने बनाए हैं सब भगवान ने बनाए हैं, उनसे बेटा हमको क्या मिलती है, शक्ति मिलती है। थिंग्स, वस्तुएं, अराउंड, जो चारों ओर हैं, वस्तुएं जो हमारे चारों ओर फैली हुई हैं। अस माने हमको, मेक माने बनाती हैं, अस माने हमको, फील माने महसूस कराती हैं, हैप्पी माने खुशी। यानी जो हमारे चारों ओर जो वस्तुएं हैं वो हमको खुशी का एहसास कराती हैं, वो हमको खुशी को महसूस कराती हैं। तो बेटा ये था आपका चौथा वाला सेंट्रल आइडिया। पांचवा तो मेरे हिसाब से आप देखिए ही मत, क्योंकि पांचवा तो एग्जाम में आना ही नहीं है। बिल्कुल बेटा, ग्रामर के बस 2 टॉपिक बचे हुए मेरे हिसाब से। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं आपका, और इसके बाद बेटा हम सिंथेसिस को भी डिस्कस कर चुके हैं, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। इसके बाद बचा हुआ है बेटा आपका ट्रांसफॉर्मेशन, और बचा हुआ है आपका सिंटैक्स। तो 2 ही टॉपिक आपके बचे हुए हैं रिवीजन से बेटा, सिंटैक्स और ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेटा ये टॉपिक भी हम आपको करवा देंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। वोकैबुलरी में बेटा हमने सिनोनियम्स करा दिए हैं, एंटोनियम्स हम पहले करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। उसके बाद ईडियम, फ्रेजेज, वन वर्ड्स, ये सब हमने आपको पढ़ा दिया है। रिवीजन की बात है तो रिवीजन तो बेटा हम करा ही रहे हैं आपका, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको अच्छी तरह से तैयार करके रखते जाइए बस, ठीक। चलिए बेटा, अब बताइए मुझे यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 4 सेंट्रल आइडिया हो चुके हैं आपके, और मैं आपको 4 ही कराऊंगा। मैं आपको खतरे में डालना नहीं चाहता हूं बेटा, क्योंकि 5वां भी करा दूंगा तो फिर आप 5वें को भी याद करने की कोशिश करोगे, लेकिन उसको याद करने से सिर्फ आपका बेटा समय वेस्ट होगा। आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस चैनल पर पढ़ रहे हैं तो बेटा उसी तरह से ही आपको स्टडी करनी है, उसी की तरह से आपको इसको पढ़ना है। मैंने आपको 4 सेंट्रल आइडिया बता दिए हैं, और 4 में से एक 100% मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है। 1 2 3 4, पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाला भी इंपॉर्टेंट है। 3 में से एक 100% मिल जाएगा। अगर 3 में से भी प्लक होता है तो चौथे वाले को कोई रोक नहीं सकता है बेटा। जो मैंने अभी कराया है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, मैंने बता दिया है, लिख भी दिया है 2023 इस पर। तो बेटा इन तीनों में से ही मिल जाएगा एक, और नहीं तो चौथे को कोई रोक नहीं सकता है। और जो बच्चे 3 भी तैयार कर लेंगे, मैं गारंटी देता हूं कि उनको एक 100% मिल जाएगा, ठीक है।